हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम देखते हैं अपना सेकंड वीडियो जो कि आपका वर्ण विचार से आएगा आज। और इसी के साथ साथ आज आपको महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और महिला दिवस की भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा फिर से शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी क्लास का न्यू टॉपिक, हिंदी वर्ण विचार। वर्ण विचार अपना जो अपन ने पिछली वाली वीडियो में जो देखा था वो अपने व्याकरण का स्वरूप समझा था। व्याकरण का जो स्वरूप था आपका, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था आपका व्युत्पत्ति पक्ष और दूसरा था आपका व्याख्यात्मक पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष के अंदर अपन ने जो सीखा था उसको मुख्यतः चार भागों में बांटा गया था, और जो आपका विश्लेषणात्मक यानी कि व्याख्यात्मक पक्ष था उसको तीन भागों में बांटा गया था। तो उसी के आधार पे व्युत्पत्ति पक्ष में आता है आपके वर्ण। उनके अंदर जो चलता था तो उसमें जो वर्ण थे उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो उससे पहले अपन हिंदी भाषा के अंदर हिंदी का किस तरीके से निर्माण हुआ उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बेसिक सा। जैसे कि हिंदी हिंदी शब्द हिंदी शब्द मूलतः है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का हिंदी शब्द का सर्वप्रथम हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अपने को एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है सरफुद्दीन सरफुद्दीन यज़दी। क्या है? सरफुद्दीन यज़दी। इनका एक ग्रंथ चलता है, इनका ग्रंथ जफरनामा। इनका ग्रंथ जफरनामा। देखिए दोस्तों, टॉपिक अपना वर्ण विचार है, लेकिन इससे पहले अपन देखेंगे कि जो हिंदी शब्द है आखिरकार इसका जो हिंदी शब्द हमारे प्रचलन में आया वो कौन सी भाषा से लिया गया, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये सारी चीजें हैं। हिंदी शब्द का मूलतः जो प्रयोग किया गया वो जो इस भाषा से लिया गया वो था आपका फारसी भाषा। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अपने को शरफुद्दीन यज़दी का ग्रंथ है, कौन सा? जफरनामा। क्लियर? साथ ही साथ अपन देख लेते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? देवनागरी। कौन सी थी? देवनागरी। ओके, अब अपन चलते हैं अपने वर्ण की तरफ। वर्ण विचार, ठीक है। अपना टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा, वर्ण विचार से। आपने देखा होगा कि भाषा का जो निर्माण है वो आखिरकार कैसे हुआ, ठीक है। भाषा जो है विचारों का विनिमय करना, यानी कि अपने भावों को अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की। और भाषा जो है आपकी कितने भागों में बटी हुई है? दो भाग इसके, एक है आपका मौखिक और दूसरा है आपका लिखित। लेकिन प्रचलन के अंतर्गत इसका सांकेतिक भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा था। और जो जैसे आगे देखते हैं अपन वर्ण विचार पे। वर्णों का जो सार्थक क्रम होता है वह अपनी वर्णमाला कहलाता है। वर्ण विचार में
अपन सीखेंगे सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि आखिरकार होती क्या है? जैसे मैंने इस बोर्ड को थोड़ा सा ऐसे बजाया तो इसमें से किसकी ध्वनि उत्पन्न हुई? तो ये चीजें क्या कहलाती है? अपनी ध्वनि। ध्वनि के बाद मैं सबसे पहले आपको वर्ण विचार में जो निर्माण की प्रक्रिया है वो बता रही हूँ। निर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहले आपकी आई ध्वनि। ध्वनि के बाद में आया आपका वर्ण। वर्ण के बाद में आता है आपके अक्षर। अक्षर के बाद में शुरुआत होती है आपकी शब्द। इसके बाद में आते हैं आपके पद। पद के बाद में आते हैं आपके उपवाक्य। और फिर उपवाक्य के बाद में आते हैं आपके वाक्य। और फिर वाक्य के बाद में शुरुआत हो जाती है आपके किसका निर्माण होता है? भाषा का। किसका निर्माण होता है? भाषा का। देखिए फ्रेंड्स, वर्ण विचार है, इसके सबसे पहले अपन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस पे देख लेंगे कि जो वर्ण विचार वर्ण है उसके निर्माण की प्रक्रिया आखिरकार होती कैसे है। सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि के बाद में आपका वर्ण, फिर आएंगे अक्षर। अक्षर के बाद आएगा शब्द। शब्द के बाद में आएंगे पद। और पद के बाद में आएंगे आपके वाक्य। और फिर आएंगे आपके वाक्य। और फिर इस प्रकार से हो जाता है किसका निर्माण? भाषा का निर्माण। ठीक है।
देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक था वर्ण विचार। कौन सा? वर्ण विचार। आइए समझते हैं अपन। हमारे भावों विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा का जो निर्माण होता है वो किन किन से मिलकर होता है? भाषा का निर्माण सार्थक वाक्यों से, वाक्यों का निर्माण पदों से, और पदों का निर्माण छोटे छोटे शब्दों से, और शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। इससे वर्णों के सार्थक मेल से। अब वर्ण इसके अंदर क्या है, इस चीज की भी अपन जानकारी ले लेते हैं। वर्ण वर्ण होते हैं आपके भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको 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 लिखकर व्यक्त किया जाता है। लिखकर व्यक्त किया जाता है या लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ण जो है आपका, सबसे पहली बात कि सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे निम्न इकाई कौन सी है? अपनी वर्ण है। और जो वर्ण है आपके भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको लिखकर व्यक्त किया जा सकता है या लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। जैसे कि ये आपकी क्या है? अभी तक वर्ण है क, ख, ग, घ, ए, आ, ई और ई। ये सब क्या है? आपकी वर्ण है। एक था ध्वनि। ध्वनि के लिए भी थोड़ी सी कर ही लेते हैं चर्चा। जो ध्वनि है आपकी, इसी को भी क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अपनी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको बोलकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप? वर्ण विचार अपना टॉपिक चल रहा है। वर्ण विचार के अंदर अपन सबसे पहले इसकी जो इकाई थी उसकी पहले चर्चा कर चुके हैं। और वर्ण जो है उसकी सबसे पहले परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है वर्ण को। भाषा की लिखित दृष्टि से इकाई पूछी जाए तो वर्ण होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको लिखकर व्यक्त किया जाता है या लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। जैसे कि इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये सब क्या है? अपने वर्ण है। ध्वनि, जिसके सिर्फ अपने को आवाज सुनाई देती है, वही चीज क्या है? अपनी ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको अपन क्या करते हैं? बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, वह कहलाती है अपनी ध्वनि। नेक्स्ट अपन चलते हैं वर्ण। आइए, अपनी शुरुआत है वर्ण से। अब वर्ण होते कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी के अंदर जो वर्ण है, अपन ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी उसमें कि जो वर्ण है अपने कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक है आपके स्वर और दूसरे होते हैं आपके कौन से? व्यंजन। कौन से होते हैं? व्यंजन। जिनके अंदर जो स्वर है, इनकी संख्या कितनी बताई गई थी? 11।
और व्यंजन जो थे आपके, इनकी संख्या बताई गई थी आपके 33। इनमें सबसे पहले अपन स्वर पे चर्चा कर लेते हैं। स्वर, स्वर वर्ण। स्वर होते क्या है? सबसे पहली बात तो कि जो स्वर हैं अपने वो एकदम स्वतंत्र रहते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं चलता है। स्वर वर्ण वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जो हमारे, जो हमारे फेफड़ों से, फेफड़ों से वे ध्वनियां जो हमारे फेफड़ों से उठती हैं और बिना घर्षण के, और बिना घर्षण के, बिना घर्षण के हमारे, बिना घर्षण के, बिना घर्षण के वायु, वायु हमारे मुख विवर से, मुख विवर से, मुख विवर से निर्बाध गति के, निर्बाध, निर्बाध गति के बाहर, बाहर निकल, बाहर निकल जाती हैं, निकल जाती हैं, निकल निकल जाती हैं। वे वर्ण, वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं, वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए स्वर वर्ण की अपन परिभाषा देखते हैं। वे ध्वनियां जो हमारे फेफड़ों से उठती है और बिना किसी घर्षण के, बिना किसी घर्षण के वह वायु हमारे मुख विवर से निर्बाध गति के, निर्बाध गति के बाहर निकल जाती है, वही वर्ण, वही ध्वनियां अपने क्या कहलाती हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर हमेशा किस प्रकृति के रहते हैं? स्वर हमेशा स्वतंत्र, स्वतंत्र प्रकृति के रहते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र प्रकृति के रहते हैं। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कितनी मानी गई है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है अपने? 11। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट चलते अपन। स्वर, स्वरों की संख्या हमने देखी कितनी है? 11। ओ, रे,
ए, आई, ओ और आओ। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है अपनी हिंदी वर्णमाला में? 11 मानी गई है। ये स्वर है अपने कितने? 11। लेकिन इन्हीं के अंतर्गत दो और हैं, एक होता है आपका अंग और एक होता है अह। ये जो दो ध्वनियां है ये ना तो स्वरों में गिनती की जाती होंगी और ना ही अपने व्यंजनों में, क्योंकि इनको किस ध्वनि के नाम से कहा जाता है? अयोगवाह ध्वनियां। क्या कहा जाता है? अयोगवाह ध्वनियां। इसीलिए इसी कारण से हम इनको किसके अंतर्गत नहीं गिनते हैं? अपने स्वरों के अंतर्गत। अब चलते हैं अपन अपने अगले व्यंजन की ओर। व्यंजन व्यंजन इन ध्वनियों की उच्चारण में हमें इन ध्वनियों के उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वर्ण स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है अपने? 33। सभी व्यंजन वर्ण जैसे कि क, ख, ग, घ आदि। देखिए अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि जो स्वर है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की क्या परिभाषाएं होती हैं आदि। उसके बाद में है अपना व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में, व्यंजनों की ध्वनियों के उच्चारण में हमें किन की आवश्यकता पड़ती है? अपने स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वर्ण स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं। अगर इनके अंदर स्वर शामिल नहीं होगा तो ये उच्चारित करने में नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जो आवश्यकता है वो हमें व्यंजन वर्णों की जो आवश्यकता होती है वो स्वरों के माध्यम से ही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है अपने? 33 है। जैसे कि सभी व्यंजन वर्ण है अपने क है, ख है, ग है और ये घ है, ये सारे इनको बोलने के अंदर कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। इसी कारण से ये क्या कहलाते हैं? अपने व्यंजन। और जो स्वर होते हैं उनमें हमारे फेफड़ों से जो वायु उठती है वह बिना रुकावट के, बिना घर्षण के, हम निर्बाध गति से हमारे मुख से बाहर निकल जाती है। वे वर्ण कहलाते हैं अपने स्वर वर्ण।
स्वर वर्ण होते हैं हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उनको कहीं किसी की रोक टोक की आवश्यकता नहीं होती। और जो व्यंजन वर्ण है इनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, कहीं पे इनको रोकने के लिए हमारे कंठ की आवश्यकता रहती है, कहीं पे हमारी जिह्वा है, कहीं पे अपना मूर्धा है, कहीं पे अपना तालु है, कहीं पे अपना दंत है। आइए हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए अपना, अपन ने सबसे पहले सीखा था वर्ण विचार, अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं हाँ वर्ण विचार से। हिंदी शब्द मूलतः कौन सी भाषा से लिया गया था? अपना फारसी भाषा से। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किससे मिलता है? एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था सरफुद्दीन यज़दी, जिनका ग्रंथ है कौन सा? जफरनामा। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? जफरनामा। अपनी हिंदी की अगर लिपि आ जाए तो कौन सी लिपि करेंगे अपन? देवनागरी लिपि। फिर उसके बाद में अपन छोटा सा एक इकाइयों के माध्यम से भी समझा था अपन ने कि पहले इकाइयां देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे क्या ये सारी चीजें चलती हैं। कि वर्ण विचार जो था आपका निर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहले है अपनी ध्वनि वर्ण। भाषा की वे मौखिक इकाइयां जिनको सिर्फ मौखिक के जरिए प्रदर्शित किया जाता है वे कहलाते हैं अपनी ध्वनि। और जो वर्ण है जिनको अपन लिख करके व्यक्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लिख करके व्यक्त कर सकते हैं, वे कहलाते हैं अपने वर्ण। और वे अक्षर, अक्षर यानी कि जिनका कभी नाश नहीं होता हो, जिनका कभी नाश ना हो, जिनका कभी नाश ना हो। फिर उसके बाद में आते हैं अपने शब्द, शब्द के बाद में है अपना पद, पद के बाद में आते हैं अपने उपवाक्य, और उपवाक्यों के बाद में फिर आते हैं अपने वाक्य, और फिर वाक्यों से ही अपने किसका निर्माण हो जाता है? भाषा का निर्माण हो जाता है। क्योंकि वाक्यों के तुरंत बाद ही क्या आ जाता है? अपनी बोली, फिर विभाषा, और फिर विभाषा के बाद में अपनी भाषा का शुभारंभ हो जाता है। इस प्रकार से एक छोटी सी इकाई थी जो आपकी ध्वनि थी, वह भाषा की सबसे छोटी इकाई थी, जो कि सिर्फ किसके दृष्टि से? मौखिक दृष्टि से। और अगर भाषा की दूसरी सबसे छोटी इकाई है, पहली इकाई है वैसे तो, लेकिन अपनी इकाइयों के माध्यम से भाषा की जो मौखिक दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे मूल इकाई है, सबसे निम्न इकाई है, वह कौन सी? अपनी ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वह कहलाती है अपने वर्ण, जो कि एक लिखित अभिव्यक्ति अपने को प्रदान करती हैं। अक्षर वे ध्वनियां जिनका कभी नाश ही नहीं होता हो, वे सारी चीजें कहलाएंगी अपने अक्षर, जिनका अपने एक झटके में ही जिनका उच्चारण हो जाता हो, ये चीजें कहलाती है अपने अक्षर। अक्षर के बाद में आता है अपना शब्द। वर्णों का जो सार्थक क्रम होता है, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वो कहलाते हैं अपना कौन सा? शब्द। और शब्दों का है जो सार्थक क्रम था वो कहलाता है अपना पद। और पदों से छोटे छोटे जो पद मिलते हैं उनसे वो निर्माण होता है अपना उपवाक्यों का, और उपवाक्यों से ही, छोटे छोटे उपवाक्यों से निर्माण होता है अपना किस प्रक्रिया का? वाक्य का। और फिर वाक्यों के बाद में फिर हो जाता है अपना भाषा बोली का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपन ने सबसे पहले देखा यहाँ पे हमारे भावों विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की। भाषा का निर्माण वाक्यों से, जो कि इकाई अपन ने पिछली बार में देखी है अभी, तो उनका जो क्रम है, या तो क्रम चलता है नीचे से ऊपर की ओर या चलता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, भाषा का निर्माण वाक्यों से, वाक्यों का निर्माण पदों से, और पदों का निर्माण छोटे छोटे शब्दों से, और शब्दों का जो निर्माण होता है वो वर्णों के सार्थक मेल से ही होता है, जैसा कि अपन ने पिछले देखा ही था। अब आ जाते हैं अपना वर्ण, जिसमें भाषा की जो सबसे छोटी इकाई थी, सॉरी आप लोगों को मैं थोड़ा सा अक्षर के लिए बताना भूल गई। अक्षर अक्षर जिनका कभी नाश ना हो, एक ही झटके में, एक ही झटके में
एक ही झटके में उच्चारित हो जाए, उच्चारित हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपने वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है अपने? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको लिखकर व्यक्त किया जाता है या उसकी लिखित अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? अपने वर्ण कहलाती है। जैसे कि क, ख, ग, घ, अ, आ, ई, उ आदि, यानी कि जितने भी अपने स्वर हैं और जितने भी अपने व्यंजन हैं। फिर उसके बाद में अपन ध्वनि। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई थी जिसको अपन बोल करके व्यक्त कर सकते हैं, ध्वनि, यानी कि अपने को किसकी ध्वनि सुनाई देती है तो अपन अपने मुख से बोल करके व्यक्त कर सकते हैं, वह कहलाती है अपनी ध्वनि। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि जो वर्ण है अपने हिंदी भाषा में, जो वर्ण है उनको कितने टाइप्स के थे? तो दो टाइप्स के थे। पहला था अपना स्वर वर्ण और दूसरा था अपना व्यंजन वर्ण। स्वर के बारे में आपको भी डिटेल से बताना हूँ। जो स्वर है अपने को हिंदी वर्णमाला में कितने स्वरों को स्थान दिया गया है? 11 को। और व्यंजन वर्णों को कितने को स्थान दिया गया है? 33 को। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो आपकी वर्णमाला है इसके अंदर वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। इसीलिए जो स्वर वर्ण है इनको कितने को मान्यता प्रदान की गई है? 11 को। और व्यंजन जो है उनको 33 को। उसके बाद में आता है अपने स्वर वर्ण, थोड़े इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं। वे ध्वनियां जो हमारे फेफड़ों से उठती हैं और बिना घर्षण के वायु हमारे मुख विवर से या निर्बाध गति से बाहर निकल जाती हैं, वे वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? अपने स्वर वर्ण। कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्वर वर्ण। स्वर जो होते हैं इनकी प्रकृति हमेशा कैसे रहती है? स्वतंत्र रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इनको रोकने टोकने के लिए हमारे शरीर में कहीं पर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये हमारे फेफड़ों से उठती है और बिना किसी घर्षण के, बिना किसी निर्बाध गति के, बिना किसी के जरिए ये अपने मुख से ऐसे ही उच्चारित कर दी जाती हैं, तो वे कहलाते हैं अपने स्वर। जो स्वर है, अगर स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो वो कितनी रहेगी? अपने 11, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में स्थान कितनों को दिया गया है? अपना 11 को। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं, स्वरों की जो संख्या है उतनी कितनी बताई गई है? 11। और ये जो अपने निम्न स्वर हैं ये सारे बता दी हूँ। और इसके अंदर दो स्वर काउंट में, अगर खैर स्वर में तो गिना तो नहीं जाता इनको, क्योंकि ये ना तो स्वर के अंदर गिनने में आती है और ना ये अपने व्यंजन के अंदर गिनने में आती है। इसीलिए इनको अपन ने क्या नाम दे दिया? अयोगवाह ध्वनियाँ। और अयोगवाह ध्वनि की अगर संख्या भी पूछ ली जाए आपसे तो कितनी रहेगी? अपने ओनली 2। कितनी रहेगी? 2। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन, इन ध्वनि के उच्चारण में हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण से ही, जब हम स्वरों का उच्चारण करें, वर्णों का जो उच्चारण है हम स्वरों के माध्यम से करते हैं और इन्हीं की सहायता से ही ये स्वर क्या होते हैं? अपने उच्चारित किए जाते हैं। इसलिए ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? अपने व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो अपनी कितनी है? 33 है। और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जितनी भी अपनी ये जो है ये सारी चीजें इसमें अंतर्गत आ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसको और भी आगे समझने के लिए एक एक इकाइयों को हम संक्षेप में या विस्तृत रूप से अच्छे तरीके से हम समझेंगे। और जैसे कि आपको जो ध्वनियां है, अक्षर है, शब्द है, वर्ण है, ये सब चीजें क्या है, क्योंकि अपने को स्वर और व्यंजन का पता लग गया है, तो इन चीजों के अपन पूरे फुल विस्तृत के साथ में आराम से सीखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।